वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस है स्टडी में। साइंस है स्टडी के पिछले लेक्चर में बच्चों आपने पढ़ा था चैप्टर 2 क्लास 12 का, है ना। यूनिट फर्स्ट को हम देख रहे थे, उसमें आपने चैप्टर 2 को कवर किया था। चैप्टर 2 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आपने पढ़ रखा है। उसी का थोड़ा सा जो शेष भाग अभी बचा हुआ है, उसी को हम आज देखने वाले हैं या कवर करने वाले हैं। तो आज आप पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि यदि बच्चे आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो आज की इस वीडियो में बच्चों आप पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट स्थिर विद्युतिकी के चैप्टर 2 को। ठीक है, यूनिट फर्स्ट स्थिर विद्युतिकी के चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 का नेम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, चैप्टर 2 का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी कि हम हिंदी में बोल सकते हैं स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। इस चैप्टर के आपने जो भी हेडिंग्स पढ़ रखे थे अभी तक, ठीक है, उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम चैप्टर की अगली हेडिंग को भी जानेंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग आपके पास है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या है आपके पास? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है ये क्या है। ठीक है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? मान लीजिएगा कि आपके पास कोई दो आवेश हैं। ठीक है, कोई दो आवेश हैं और दोनों प्रारंभ में क्या है, कुछ अनंत दूरी पर स्थित होंगे। ठीक है, अनंत दूरी पर स्थित होंगे। पहला मान लेते हैं आवेश क्या है, Q1। दूसरा क्या है आपके पास, Q2। अब अनंत से क्या करेंगे, हम दोनों आवेश को परस्पर कुछ ना कुछ दूरी पर ले आएंगे, है ना। कुछ ना कुछ दूरी पर ले आएंगे। मान लेते हैं वो दूरी क्या है, स्मॉल r। ठीक है, वो दूरी क्या है, स्मॉल r। अब अनंत से लेकर आ रहे हैं, अब अनंत से किसी ना किसी दूरी पर लेके आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा। सिस्टम का मतलब होता है निकाय। ठीक है, सिस्टम का मतलब होता है निकाय, तो एक निकाय बन जाएगा। तो निकाय में आप क्या कर रहे हैं, हम अनंत से इन आवेशों को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अनंत से अगर हम इन आवेशों को लेकर आ रहे हैं और फिर एक किसी निकाय की रचना कर रहे हैं, तो निकाय की रचना करने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, निकाय की रचना करने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्लियर ना। तो मान लीजिएगा, फिर से समझिएगा ध्यान से। अगर हमारे पास कोई कोई दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, कोई दो बिंदु आवेश हैं, अगर वो अनंत पर स्थित हैं, तो अनंत से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे। ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो हमें एक निकाय की रचना करने में, ठीक है, कोई एक निकाय की रचना करने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ की बात करेंगे। अब हम इसके प्रूफ की बात करेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए जो प्रूफ होता है वो क्या होता है। तो देखिएगा ध्यान से। अभी क्या है कि हमारे पास जो निकाय है या सिस्टम है वो AB है, जिसके आवेश क्या है, Q1 व Q2 है। अब ये दोनों आवेश क्या है, परस्पर स्मॉल r दूरी पर, परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में हम क्या करेंगे, मान लेंगे जो Q2 आवेश है ये अनंत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो अगर हम इस Q2 आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर या किसी बिंदु B तक लाएंगे, ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर इस पॉइंट B पे प्लस Q1 या Q1 आवेश के कारण जो विद्युत विभव होगा वो कितना होगा। ठीक है, Q1 आवेश के कारण जो विद्युत विभव होगा वो कितना होगा, देखिएगा ध्यान से। Q1 के कारण, तो Q1 के कारण जो विद्युत विभव होगा, मान लेते हैं V1, तो V1 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, फार्मूला हो जाएगा बच्चा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश कितना था Q1, दूरी कितनी है R। इक्वेशन क्या मान लेंगे इसको हम, फर्स्ट। ठीक है, अब इस Q2 आवेश को हम अनंत पर स्थित हुआ मानना है। ठीक है, अनंत पर स्थित हुआ मानना है, तो हम इससे अनंत से B बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा,
जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, किया गया कार्य, तो किया गया जो कार्य होगा W वो किसके बराबर होगा। अब आवेश को लेकर आ रहे हैं तो W बराबर होता है QV फार्मूला। अब आवेश कितना था Q2 इंटू क्या, हमें वोल्टेज मालूम हो जाए तो किया गया कार्य हम काउंट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम W बराबर Q2 इंटू V। ठीक है, तो V का मतलब क्या, V1 है ना, तो V1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है बच्चा आपके पास 1/4πε0 इंटू Q1 अपान में दूरी। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम OR करके जो W की वैल्यू लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं बच्चा W इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है आपके पास, ये बच्चा आपके पास Q1 और ये है Q2, तो हम लिख लेंगे इसे Q1 इंटू Q2 अपान में दूरी कितनी है स्मॉल r, तो हो जाएगा स्मॉल r। इक्वेशन नंबर क्या होगी आपके पास 2। ठीक है, अभी जो आपका मैंने डेफिनेशन बताई थी, तो डेफिनेशन में क्या बताया था कि जब किन्हीं दो बिंदु आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय की जो हमें रचना करनी पड़ती है, यानी एक जो सिस्टम बनाते हैं, तो इस सिस्टम बनाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, ठीक है, कार्य करना पड़ता है, यानी W जो भी करना पड़ेगा, तो इसी कार्य को हम बोलते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसी कार्य को क्या बोलते हैं हम, विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो ये जो आपके पास जो किया गया कार्य है W, तो यही W क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य W ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अतः तो बताइएगा जो स्थितिज ऊर्जा अगर किया गया कार्य है तो U बराबर किसके हो जाएगा, W के, तो W भैया किसके बराबर है, ये बराबर है बच्चा आपके 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा दूरी। ठीक है, तो OR करके जो U की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान स्मॉल r। ठीक है ना, तो U की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चा आपके पास वो आ जाएगी 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान स्मॉल r। ठीक है, जो किया गया कार्य हो या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो, ठीक है, मात्रा क्या होता है जूल, मात्रा क्या होता है बच्चा जूल। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था विद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्लियर है ना यहाँ तक। ठीक है, तो आपका जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान स्मॉल r। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक, तो अगला टॉपिक आपके पास है कि बाह्य क्षेत्र में, ठीक है, बाह्य क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा। अभी आप क्या कर रहे थे कि जो द्विध्रुव होता है अगर हम उसको किसी बाह्य क्षेत्र में रखते हैं, तो बाह्य क्षेत्र में क्या होता है कि द्विध्रुव मान लो अगर हम किसी ना किसी कोण पर रखते हैं, है ना, किसी ना किसी कोण पर रखते हैं, किसी ना किसी कोण पर रखेंगे, फिर क्या होता है इस पे एक फोर्स इधर की ओर कार्य करेगा, मान लेते हैं F2, एक फोर्स इधर कार्य करता है, मान लेते हैं F1। तो ये क्या होता है, ये जो द्विध्रुव होता है, तो बाह्य क्षेत्र के कारण द्विध्रुव क्या होता है क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयत्न करता है। ठीक है, यानी कि इस तरह से, यानी क्षेत्र की दिशा में ही बनेगा। ठीक है, क्षेत्र के ही दिशा में बन जाएगा, जैसे ये क्षेत्र की दिशा है तो इसके अनुदिश ही हो जाएगा, क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, अनुदिश होने का प्रयत्न करेगा, तो क्या होता है इसे एक प्रत्यानयन बलयुग्म का अघूर्ण कार्य करने लगता है। तो द्विध्रुव पर क्या कार्य करने लगता है, प्रत्यानयन बलयुग्म का अघूर्ण कार्य करता है। तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला आता था बच्चा वो आता था टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, टाउ बराबर PE साइन थीटा, इक्वेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट। ठीक है, अब अगर हम बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव को मान लेते हैं कि डी थीटा कोण से विस्थापित किया जाता है, कितना, डी थीटा कोण से विस्थापित किया जाता है।
कितने कोण से, डी थीटा कोण से अगर विस्थापित किया जाता है तो बताओ किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डी थीटा कोण से विस्थापित किया जा रहा है तो किया गया कार्य क्या होगा, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा यानी कोई एक फोर्स यानी बल आघूर्ण इंटू विस्थापित दूरी, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर किसके हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू बराबर बच्चा आपके पास हो जाएगा टाउ बराबर क्या हो गया फार्मूला, पी ई साइन थीटा, है ना, इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। इक्वेशन क्या मान लेंगे इसको हम सेकेंड। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये सूक्ष्म कोण से विस्थापित करेंगे तो हमारे पास एक सूक्ष्म कार्य भी आएगा डी डब्ल्यू। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क कितना होगा, इस वर्किंग में जो टोटल वर्क होगा कितना होगा। तो देखिए डब्ल्यू बराबर फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। मान लीजिएगा कि द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति क्या होगी, मान लेंगे प्रारंभिक स्थिति वो θ1 पे होगा, है ना। फिर वो कहाँ पे जा रहा है, थीटा, फिर डी थीटा से विस्थापित कर करके हम कहाँ तक लेके गए, θ2 तक लेके गए। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चा θ1 से θ2 तक। तो आपके पास बाकी फार्मूला क्या है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो हम लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा डी थीटा। कैलकुलेट करो बच्चा जरा, जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा डब्ल्यू बराबर पी ई तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, पी ई बाहर आ जाएगा तो साइन थीटा डी थीटा का हो जाएगा बच्चा आपके पास माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, माइनस का कॉस थीटा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा। अब कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगी है इसकी, तो लिमिट है बच्चा आपके पास θ1 से θ2 तक। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू बराबर पी ई, ठीक है, ब्रैकेट में देखिएगा एक बार जब θ1 रखेंगे तो माइनस का होता है, नीचे वाली वैल्यू माइनस की रहेगी तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का। तो हम इसे सीधा सीधा लिखेंगे कॉस θ1, कॉस θ1। अब ऊपर वाली क्या होगी, प्लस की होगी, लेकिन माइनस का है तो इसलिए माइनस को हम बाद में लिखे ले रहे हैं। तो इसे लिख सकते हैं कॉस θ2, ठीक है, कॉस θ2, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या हो गई ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सपोज करिएगा, सपोज कर लीजिएगा कि इफ़ मान लेते हैं जो प्रारंभिक कोण यानी θ1 है वो किस पे है, 0 एंगल पे है। तब बच्चा जो आपके पास W की वैल्यू आएगी तो कितना आएगा, तो W बराबर हो जाएगा आपके पास पी ई, ठीक है। अब कॉस 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाएगा 1, माइनस का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे एक और मान लेते हैं θ1 बराबर 0 एंड θ2 बराबर कितना मान लें हम थीटा, तब ये कंडीशन आएगी। तो आपके पास W का फार्मूला क्या आ जाएगा, W का फार्मूला आएगा PE1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखिएगा, दूसरे कंडीशन में हम मान लेते हैं कि जो θ1 है, ठीक है, θ1 है वो कितना है 90 डिग्री है एंड जो θ2 है बच्चा वो बराबर है थीटा के। तब बताओ जरा, तब बताओ कि W की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो W बराबर हो जाएगा बच्चा आपके पास PE, तो cos θ1, तो cos θ1 की जगह हो जाएगा 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है बच्चा, माइनस लगाएंगे माइनस cos θ2 की जगह पे क्या लिखेंगे cos थीटा, ठीक है। तो आपके पास ओवर करके जो W की वैल्यू आने वाली है वो हो जाएगी W बराबर PE और माइनस आगे, है ना, आगे क्या लिखेंगे cos थीटा। तो W बराबर फार्मूला आ जाएगा माइनस का PE cos थीटा, ठीक है। सिंस जो ये किया गया कार्य है यही क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, U होगी, तो किसके बराबर हो जाएगा माइनस का PE cos थीटा, ठीक है, माइनस का PE cos थीटा। तो हम OR करके लिख लेंगे, जो फार्मूला आने वाला है बच्चा वो हो जाएगा U बराबर माइनस का PE cos थीटा, ठीक है ना। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसके लिए जो फार्मूला आने वाला है बच्चा वो आएगा U बराबर माइनस का PE cos थीटा। कितना आएगा, U बराबर माइनस का PE cos थीटा। अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक जो है आपके पास वो है बच्चा कैपेसिटेंस, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, आप पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस के बारे में। किसको, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो धारिता होती हैं वो क्या है, ठीक है। इस चैप्टर को थोड़ा सा
अभी तक जो आपके पास चैप्टर था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। उसी में जो दूसरा टॉपिक है वो है धारिता यानी कि कैपेसिटेंस। उसके बाद में जो पहली हेडिंग है बच्चा उसको ध्यान से देखिएगा क्या है। तो जो पहली हेडिंग आपके पास है वो है चालक। बड़ा ही सिंपल सा स्टार्टिंग होती है कैपेसिटेंस की यानी धारिता की, कि चालक क्या है। ठीक है, चालक क्या है तो देखिएगा, वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जिनमें धारा का, ठीक है, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, सुगमता से होता है, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ यानी ऐसे सबस्टेंस जिनसे हमें धारा प्रवाह करने में कोई दिक्कत ना हो, यानी कि उनसे आसानी से जो है धारा फ्लो कर जाए यानी प्रवाहित हो जाए, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं हम उन्हें बोलते हैं चालक। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, ठीक है, उदाहरण की बात कर लें या एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं आयरन यानी लोहा, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, और भी मैं लिख दूं एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम। तो ये सब क्या हैं? ये सब जो भी ये पदार्थ हैं ये सब है बच्चा आपके चालक। ठीक है, ये क्या है? चालक। अब हम बात करने वाले कि विद्युत रोधी, ठीक है, विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत, ठीक है, विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत ये क्या होते हैं? देखिए, विद्युत रोधी कह लें या परावैद्युत कह लें या हम अचालक कह लें, ठीक है, या अचालक कह लें, तो ये कौन से पदार्थ होते हैं? देखिएगा, ये जो होते हैं ये चालक के जस्ट विपरीत होते हैं। ये चालक के कैसे होते हैं? ये जस्ट चालक के विपरीत होते हैं। ये यानी कि वे पदार्थ होते हैं जिनमें से धारा का जो प्रवाह होता है, ठीक है, जिनमें से जो धारा का प्रवाह है वो संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि जिन पदार्थों से धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, ठीक है, तो उन पदार्थों को बोलते हैं हम परावैद्युत पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत पदार्थ कैसे पदार्थों को बोलते हैं? यानी कि वे पदार्थ जिनमें से धारा का प्रवाह संभव नहीं है, यानी कि जिनसे धारा प्रवाह नहीं हो सकती है, तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं हम विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, एग्जाम्पल की अगर बात करें जैसे लकड़ी, तो लकड़ी से करंट का फ्लो नहीं करा सकते हम। अभ्रक हुआ, है ना, अभ्रक हुआ, वायु हुआ, ठीक है। अब अगर वायु में अगर धारा का प्रवाह होता तो सोचिए कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ भी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाती ना, तो फिर आपको एक झटका लगता थोड़ी तेज़ी से, है ना, तेज़ी से एक झटका लगता, फिर आपको भी पता चलता कि इलेक्ट्रिक क्या होती है। क्लियर है ना? तो वायु में जो इलेक्ट्रिक होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसका फ्लो नहीं होता है। जैसे कांच है ना, रबड़ है, ऐसे जो पदार्थ है ना, इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका फ्लो नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत। तो सबसे पहले आपने जो कैपेसिटेंस टॉपिक में पढ़ा वो है चालक और अचालक, या हम बोल सकते हैं विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत। ठीक है, तो चालक क्या है? वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, चालक कहलाते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, है ना। विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत क्या है? वे पदार्थ जिनमें से धारा का प्रवाह संभव नहीं है या जिनसे धारा का प्रवाह हो ही नहीं सकता है, विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, अभ्रक, वायु, कांच, रबड़ आदि। ये जो पदार्थ हैं बच्चा, ये पदार्थ हैं विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत पदार्थ हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है आपके पास परावैद्युत का ध्रुवण। ठीक है, परावैद्युत का ध्रुवण। तो देखिए, जो परावैद्युत का ध्रुवण होता है, ठीक है, तो मान लीजिएगा कि कोई भी जो आपका माध्यम है, ठीक है, कोई भी जो माध्यम होगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी कोई माध्यम होगा तो माध्यम क्या होता है? या तो अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, या तो अणुओं से मिलकर बना होता है या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोई भी जो माध्यम होता है या तो अणुओं से मिलकर बना होता है या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो परमाणु में क्या होते हैं बच्चा? परमाणु में क्या होते हैं? धनावेश होता है। ठीक है, परमाणु में क्या होता है? धनावेश होते हैं, धनावेश होते हैं।
ठीक है। उसका नाभिक जो होगा वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। और धनावेशित कहाँ, जो धनावेश होता है वो कहाँ होता है, केंद्र में होता है, ठीक है ना। और जो ऋणावेश होता है, जो ऋणावेश होता है तो उसके चारों ओर, मान लो ये आपके पास जो परमाणु बनेगा तो इसमें 2 अणु से मिलकर बनेगा। अब इनके जो केंद्र होंगे, केंद्र में तो धनावेश होगा, लेकिन इनके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, ठीक है, इनके जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा, जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो क्या करेंगे, इन केंद्र के चारों ओर बाह्य कक्षा में, ठीक है, इन केंद्र के चारों ओर बाह्य कक्षा में क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे, ठीक है, चक्कर लगाएंगे। ये जो आपके नेगेटिव चार्ज वाले हैं बच्चा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी ये क्या है, यहाँ पे अभी कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया है, ठीक है। अब अगर इन हम परमाणुओं को, ठीक है, इन परमाणुओं को संधारित्र के प्लेटों के बीच रख दिया जाए, ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दिया जाए। अब संधारित्र की प्लेट कैसी होंगी, या तो एक पॉजिटिव होगी, एक होगी बच्चा निगेटिव। फिर क्या करें हम, इसमें एक वैद्युत क्षेत्र लगा दें, क्या कर दें, वैद्युत क्षेत्र लगा दें। तो जब वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो क्षेत्र की दिशा में, ध्यान दीजिएगा, जब वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो क्षेत्र की दिशा में ये जो आपके नाभिक होंगे, ठीक है, तो नाभिक जो होंगे ये क्षेत्र की दिशा में चलने लगेंगे। यहाँ पे जो अभी ये यहाँ पे था नाभिक, तो ये बच्चा किधर आ जाएगा, ये क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चा वो इधर, यानी आपकी क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये कौन सी दिशा है, ये क्षेत्र की दिशा है। इधर वाली दिशा कौन सी होगी, विपरीत दिशा होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर आ जाएंगे, विपरीत दिशा में आ जाएंगे। क्लियर है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में आ जाएंगे, केंद्र और जो धनावेश होगा यानी वो नाभिक होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इसके एक सिरे पे क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, दूसरे सिरे पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश, ठीक है, दूसरे सिरे पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश, ठीक है। तो इस प्रकार जो परावैद्युत होता है, यानी इस प्रकार का जो माध्यम होता है या डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होता है, उसी को बोलते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। क्लियर है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत का ध्रुवण। ये जो आपकी जो क्रिया हो रही है इसी को बोलते हैं हम परावैद्युत का ध्रुवण, ठीक है बच्चा। तो अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक का। तो अगला टॉपिक है आपके पास चालकों में मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, ठीक है, चालकों में मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, ठीक है। अब चालकों में जो मुक्त आवेश है वो क्या होता है और जो बद्ध आवेश है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो परमाणु होता है ना, जो परमाणु होता है, तो परमाणु में क्या होता है कि बाहरी जो कक्षा होती है, बाहरी जो कक्षा होती है यानी आउटर रिंग जो होता है, तो आउटर रिंग में क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ठीक है, यानी कि लगभग मुक्त होते हैं। लगभग क्या होते हैं, लगभग फ्री होते हैं, लगभग फ्री होते हैं। जो परमाणु होता है तो परमाणु के जो बाहरी कक्षा होती है यानी आउटर रिंग होती है, जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग बच्चा क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किस पर होंगे, रूम टेम्परेचर पर, यानी कमरे के ताप पर लगभग, ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर जो परमाणु की जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा वो लगभग फ्री होते हैं, और हम इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं इन्हीं को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, या हम इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं मुक्त आवेश यानी फ्री चार्ज। क्या बोल सकते हैं, मुक्त आवेश या फ्री चार्ज। इन्हीं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी परमाणु से, अब ये जो परमाणु था मान लो कि Cl2 था या जो भी है परमाणु है, परमाणु से अगर हम एटम, बच्चा ये एटम था आपके पास, ठीक है, इसने क्या किया भैया, किसी दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पे क्या आ जाएगा कि पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, इस पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो अब परमाणु होगा, ठीक है, ये जो परमाणु था, अब ये परमाणु क्या कहलाएगा, धनायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धनायन, ठीक है, क्या कहलाएगा,
धनायन कहलाएगा। अब ये जो धनायन है, ठीक है, अब इसमें से अभी तक जो इलेक्ट्रॉन थे फ्री थे, उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इस पे जब प्लस आ गया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब इस परमाणु से दृढ़तापूर्वक बंधे होंगे, ठीक है, दृढ़तापूर्वक बंधे होंगे। अब यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर आसानी से नहीं जा सकता, यानी कि अपनी स्थिति छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। तो ऐसे जो धनायन होते हैं, है ना, ये जो धनायन है, इस धनायन को हम बोलते हैं बद्ध आवेश। क्या बोलते हैं? बद्ध आवेश। क्या बोलेंगे बच्चा? बद्ध आवेश। क्लियर है ना? चालकों में मुक्त आवेश क्या होता है, बद्ध आवेश क्या होता है, ठीक है। जो परमाणु होता है वो रूम टेम्परेचर पर लगभग, जो उसका बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग मुक्त होते हैं, ठीक है। उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं मुक्त आवेश, ठीक है। अब अगर परमाणु से अगर क्या करें, हम कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें या किसी अन्य को दे दें तो परमाणु पे क्या आ जाएगा, एक प्लस का चिन्ह आ जाएगा, यानी एक आयन बन जाएगा परमाणु, तो उसे बोल रहे हैं हम धनायन, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए क्या बन जाएगा, धनायन। अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस परमाणु को छोड़कर नहीं जा सकते, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है उस परमाणु को छोड़कर नहीं जा सकते, तो ऐसे धनायनों को हम बोलते हैं बद्ध आवेश, ठीक है। इस प्रकार के धनायन से जो आवेश बन रहा है उसे बोलेंगे हम बद्ध आवेश। क्या बोलेंगे? बद्ध आवेश, ठीक है। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है बच्चा आपके पास संधारित्र, ठीक है। क्या है? संधारित्र। क्या है संधारित्र? देखिएगा ध्यान से। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, ठीक है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, मतलब कोई भी कैसा भी आकार का हो, हम कोई मतलब नहीं, हमें शेप साइज से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे हम उस पर, अगर हम उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित का मतलब उस पर एकत्रित कर दें, ठीक है, एकत्रित कर दें या संचित की जा सकती है, ठीक है, की जा सकती है, तो एक ऐसा समायोजन है या एक ऐसी युक्ति है। संधारित्र क्या है? संधारित्र बच्चा एक ऐसी युक्ति या समायोजन है जिससे हम किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। पर्याप्त, ये मात्रा गलत लिखा है, सॉरी, यहाँ पे होगा मात्रा, ठीक है। क्या होगा बच्चा? ये होगा मात्रा। इसको मैं कट करे दे रहा हूँ, मैं लिखे दे रहा हूँ, पर्याप्त मात्रा। क्लियर है ना? पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। किसकी? आवेश की। अगर हम आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर दें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, तो ऐसी युक्ति को बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं? संधारित्र। क्लियर है ना? तो संधारित्र के लिए जो फॉर्मूला आता है या जो संधारित्र पे जो आवेश होता है, तो आवेश किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है V के। किसके होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है V की। तो हम लिख सकते हैं जो Q की वैल्यू आएगी, अब प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू लेके आएंगे, ठीक है। तो मान लेते वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? C है। अब आगे क्या लिखेंगे? V, जो जैसा था वैसा लिख दो। तो Q बराबर फार्मूला क्या हो गया? CV। क्या हो गया? Q बराबर बच्चा आपके पास फार्मूला हो गया CV, जहाँ पे आपका जो C है, ठीक है, वेयर C इज कांस्टेंट, जहाँ पे C क्या है? एक नियतांक है, और इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं? इस नियतांक को क्या बोलते हैं हम? चालक की धारिता, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। C इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस, यानी धारिता। किसी चालक की क्या बोल देंगे हम? धारिता, ठीक है। तो हम बात कर लें थोड़ा सा और भी जान लें कि धारिता क्या होती है अब, ठीक है। तो विद्युत धारिता क्या है? देखिएगा कि विद्युत धारिता क्या है, ठीक है। तो किसी चालक की विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक की विद्युत आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है, ठीक है। विद्युत आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। कहने मतलब कि वो कितनी, जो चालक है वो कितनी अपने अंदर, कितनी उसकी कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है,
तो ऐसी वो जो माप होगी या एक लिमिट होगी उसकी, कि एक लिमिट होगी ना, कि जैसे एक गिलास, आप एक गिलास पानी पीते हो, जल पीते हो एक गिलास, अगर एक गिलास जल पीते हो तो आप कितने गिलास पी सकते हो, आपके अंदर एक कैपेसिटी होगी ना कि मैं 5 गिलास से ज़्यादा नहीं पी पाऊंगा, है ना। तो जितना आप जल ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, वही बात कर रहे हैं कि अगर कोई चालक है तो विद्युत धारिता, यानी जो उसकी जो विद्युत धारिता होती है, तो वो कितना विद्युत आवेश अपने अंदर संग्रहण कर सकता है, यानी स्टोर कर सकता है। तो उसकी जो एक अंतिम थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी यानी माप होगी, तो उसे संग्रहण करने की जो क्षमता है, ठीक है, उसकी जो संग्रहण करने की क्षमता है, उसी को बोलते हैं विद्युत धारिता। क्या बोलते हैं? विद्युत धारिता। विद्युत धारिता क्या होती है? सी होती है। फार्मूला क्या बताया अभी? क्यू बराबर सी वी, ठीक है, क्यू बराबर क्या हो गया? सी वी हो गया। क्लियर है ना? तो आज का बच्चों वीडियो यहीं तक, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।